हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जब हम लोग पॉलिटी की क्लास कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी सॉल्व करेंगे। तो फाइनली इस क्लास में हम लोग आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं जो कि रिलेटेड है आपके पिछले टॉपिक, जिसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री कह लीजिए या डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास या इतिहास संबंधित जो टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारे एक्ट और उसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, वो सारी चीज़ें देखा था। क्लास को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है ये है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आ जाता है, ईजी भी है। आप सभी लोगों को जब मैं पहली क्लास ले रहा था उसी समय बताया था कि ये फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सेट ऑफ रूल इंट्रोड्यूस किया, कुछ नियम लाए कि जिसके तहत वो शासन कर पाए। ये 1773 में 1773 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय आप लोगों को एक दो फैक्ट और याद रखे होंगे कि उस समय जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, तो ये एक अंतर आता है जिसमें वारेन हेस्टिंग का नाम आता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया जो थी इसको भारत की क्वीन नियुक्त कब किया गया? तो क्वीन कब नियुक्त किया गया, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था भारत शासन अधिनियम 1858 का, कि जब 1857 की क्रांति जो थी ये जब विफल हो गई, फेल्ड हो गई, तब क्या हुआ, सीधे जो इंडिया का जो पूरा शासन था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर चला गया। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर चला गया तो उन्होंने माना ये हमारा हिस्सा हो गया। तब उसी समय ऐसा आप कह सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि वो जब उसके अंडर चला जाएगा तो वहाँ की जो क्वीन होगी वो इंडिया की भी क्वीन कहलाएगी। तो ये होता है 1858 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझेंगे, देखेंगे, नोट भी करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है मार्लो मिंटो सुधार, जो है जिसको इंग्लिश में मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या, इसका पर्पस क्या था? क्या पूर्ण स्वतंत्रता देना पर्पस था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1909 में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। युद्ध में सहयोग हेतु सहायता या तैयार करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऐसा भी ये नहीं था। इन्होंने सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था इसमें वो था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कह लीजिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनके जो कैंडिडेट जब चुनाव में उठेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। इनका उद्देश्य था कि इनको बांटा जाए, ऐसे आप समझिए। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मार्लियामेंटो रिफॉर्म सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कब पारित किया गया था, तो आप ये डेट याद रखेंगे 1909, 1909 में। और इसको मैंने बताया इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। कंफ्यूज मत होइएगा। और मैंने आपको बताया था जब हम लोग क्लास देख रहे थे पिछली क्लास में, जैसे मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ, आप यहाँ देख पाएंगे 1909 है, मार्ले मिंटो अधिनियम इसको कहा गया। और यहाँ पे मार्ले कौन थे? वो भारत के सचिव थे। मिंटो कौन था? उस समय के वायसराय था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने उस क्लास में देख लिया था, इसीलिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है आप लोगों के अपने क्लास का। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अतिरिक्त निर्वाचक सेपरेट इलेक्शन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था, किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? अभी हम लोग इस पे कंटिन्यूअस क्वेश्चन देख ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। उसके बाद छठवां जो क्वेश्चन है वो है 19, आप सभी लोग कमेंट भी करते रहेंगे, जिससे कि इससे क्या होगा कि आपको ये पता तो चलेगा। अगर मैं सारी चीज़ें बस मैं ही क्वेश्चन पढ़ूँ, मैं ही आंसर बता दूंगा तो शायद उसका फ़ायदा ना हो। आप रिप्लाई करिए, गलत होगा फिर आप समझ जाएंगे, तो ये ऐसे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद होंगी और याद होती जाएंगी। देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जैसा मैंने बताया कि उसको इंडियन काउंसिल एक्ट में भी कहा जाता है उसको, में किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए, द्वैध शासन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो यही सेपरेट इलेक्टोरल जो था, ये हमेशा देखिए इससे 4 क्वेश्चन आपने यहाँ देखे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इसमें मैंने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार क्या था? उसमें जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कौन से थे? वो थे 1919 का।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें प्रांतों में दोहरा शासन, जिसको ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरकी कहते हैं, मैं जब आप लोगों को ये क्लास ले रहा था आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पे, ये था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, और इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। और ये हमेशा पूछा, मैंने आपको बताया था कि दो गवर्नमेंट हो जाती है और दो लोगों के पास शक्तियाँ आ जाती हैं इसमें कानून बनाने की। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सुमेल नहीं है, मतलब जो आप फाइंड ऑड कह लीजिए, हमें ऑड इसमें ढूंढना है, कौन गलत मेल किया गया है। जैसे देखिए, मार्ले मिंटो सुधार जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, अभी हम लोगों ने देखा है, तो सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 का ये स्वशासन की तरफ था। स्वशासन क्यों कहा गया था? क्योंकि अब डायरकी को हटा दिया गया था, तो इसलिए ये डिमांड भी हो रही थी कि डायरकी हटाया जाए, जिससे कि भारतीयों की भागीदारी बढ़े। तो इस वजह से ये इसको स्वशासन कहा गया। कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा का गठन के लिए, अभी हम लोगों को पढ़ना है इसको। साइमन कमीशन क्या भारत विभाजन के लिए आया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये क्यों आया था? ये 1909 का जो रिफॉर्म था, जिसको हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह रहे थे, इसके रिव्यू के लिए आया था। इसको आना था 1929 में, 1929 में, लेकिन ये 1927 में ही आ गया था। साइमन कमीशन से रिलेटेड ये भी चीज़ है कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसकी वजह से इसका विरोध हुआ था। 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो वो था 1935। ये एक संघीय प्रणाली बनाना चाहते थे कि जितने भी पूरा इंडिया का जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र की एक गवर्नमेंट हो, जैसे आज के समय है, और उसके पास सर्वोच्च शक्ति हो। हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्रियान्वयन इसका नहीं हो पाया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ते रहेंगे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? मतलब इतने सारे जो अधिनियम थे हमारे भारत देश को आज़ाद होने तक, वो किस अधिनियम के द्वारा चल रहे थे? तो सबसे पुराना या सबसे जो जस्ट लास्ट बीता था अधिनियम, तो वो कौन था? तो वो था 1935 का। तो उसी के बेसिस पे 1947 तक अधिनियम वो चल रहे थे। आप कह सकते हैं जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया, लगभग तब तक उसमें बहुत सारी चीज़ें ही उससे चलाई जा रही थी। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, देखिए आप, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम यूनिवर्सल जो उसकी सत्ता थी, अथॉरिटी थी, सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग, आप यहाँ दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, 1947 जब हम लोग पढ़ रहे थे, और लास्ट पॉइंट जब हमने पढ़ा था यहाँ पे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, इसका काम क्या था कि जो अभी तक ब्रिटिश इंडिया था उसके दो पार्ट करना और उनको आज़ाद करना, उनको सत्ता सौंप देना, ट्रांसफ़र ऑफ पावर इसको नाम दिया गया। तो ये किस योजना के नाम से जाना जाता है? जैसे वेवेल प्लान तो जाना नहीं जाता है, मार्ले मिंटो जाना नहीं जाता है, वो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय भेजा था जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसलिए इसको माउंटबेटन प्लान कहा गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 12th क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। वायसराय कब बने? तो ये 1858 में, जब ब्रिटिश सरकार ने शासन को अपने हाथ लिया, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम बदल दिया, वायसराय कर दिया, और वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ये आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो पढ़ाया ना गया हो, देखा ना गया हो। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने पॉइंट डिस्कस भी कराया था। आप यहाँ देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय बने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी बताया था। आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे वायसराय, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, तो एग्जामिनर को लगता है यही क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में। इसके बाद यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें शिक्षा पे भी काम किया गया, शिक्षा के साथ साथ जो धर्म प्रचार करना चाहते थे उनको भी स्वतंत्रता दे दी गई कि जाइए, अब आप इंडिया में अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं ईसाइयों को। तो ये था चार्टर एक्ट
1813 में, 1813 में, जब हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि ये आप ही के पढ़ाई गई चीज़ों में से पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे, ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें दिया है भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई, और इसमें 1 लाख रुपए इंडियन कहा गया कि लिटरेचर पे खर्च किया जाएगा, हालाँकि ये हुआ नहीं पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट। अब उसके बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है स्क्रॉल करने में मुझे, लेकिन जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप पॉलिटी की अगर इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फाउंडेशन है, फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा टफ नहीं लगेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 14, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है? तो वो बने थे वॉरेन विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। कब बनाया गया था उसको मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, 1833 में। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे गवर्नर जनरल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और ये आप यहाँ देख सकते हैं विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और उसमें 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं बताया था कि इसमें सती प्रथा को भी अवैध करार या आप कह सकते हैं अपराध घोषित कर दिया गया, दास प्रथा को भी और कन्यावध को भी। तो ये भ्रूण हत्या आप इसको कहते थे, इसको भी निषेध कर दिया गया, अवैध करार कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए, अभी जो उसके आगे के क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है कि भारत में सांप्रदायिकता जो कम्युनलिज्म है उसके जनक किसे माना जाता है? कम्युनलिज्म का मतलब क्या है कि किसने सबसे पहले धर्म के आधार पर चीज़ों को बांटना शुरू किया, या उसको आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से ही धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगी, जैसे हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरल जो सिस्टम लाए उससे क्या हुआ कि लोगों में अलगाव पैदा हुआ। और वो कौन लाया था? मार्ले मिंटो। तो मिंटो जो था उस समय वायसराय था इंडिया का, इसलिए इस आदमी का कहा जाता है कि यही जनक है सांप्रदायिकता का भारत में, और इसी की वजह से बंटवारा भी हुआ, ऐसा ऐसे हिस्ट्री में माना जाता है। 16 जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये देख सकते हैं किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? तो वो एक्ट था 1858 का, 1858 का जो एक्ट था उसमें, जैसे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, उसी दिन इसका नाम बदल दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये क्वेश्चन को पूरा समझ लीजिएगा, वायसराय ऑफ इंडिया था। यहाँ पे जो था, ये क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है? तो अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता तब उसमें आता वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। तो ये थे आपके जो पिछली क्लास हमने पढ़ा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनका नेचर, इनका लेवल आप समझ पाए होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।